नाज़रीन, एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर, या फिर एक और सिविल वॉर भी शुरू हो सकती है। नाज़रीन, यमन से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पिछले कुछ रोज से जो एक तरफ का ग्रुप है उसने हमले शुरू कर दिए थे। ये रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। अभी ये खबर सामने आ रही है कि जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने जो सदर्न यमन है, यानी दो गवर्नमेंट्स कायम है, एक तरफ अंसारुल्लाह की गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट मौजूद है जिसको अरब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करते हैं, यूरोप, अमेरिका, वो सारे उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वहां पर जो तमाम 8 गवर्नर्स हैं वहां पर यूएई बैक्ड ग्रुप्स ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अब खबर यह आ रही है कि सऊदी अरेबिया से फौजें यमन की तरफ आ रही हैं। सऊदी अरेबिया के जो जेट्स हैं वो भी देखे गए हैं। तो यहां पर अगले घंटों में या अगले चंद दिनों के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस हो सकता है। यह बहुत बड़ा वाकया होगा कि यमन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ऑफिशियली वो अनाउंस कर देंगे कि ये हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट है और यू यमन जब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहां पर सिविल वॉर भी छिड़ सकती है और उसमें यह है कि ये ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े और फिर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाए। मुख्तलिफ गवर्नमेंट जब वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही हो, जैसा कि सूडान में हो रहा है। इस वक्त सूडान में यही हो रहा है ना कि मुख्तलिफ मुल्क जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो यमन की सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक हो गई है कि उधर सऊदी अरेबिया की फौजें आ रही हैं, यूएई बैक्ड ग्रुप्स ने ये कंट्रोल हासिल कर लिया है और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर सकते हैं। और अगर आगे से हमले होते हैं तो फिर एक सिविल वॉर भी यहां पर छिड़ सकती है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानब से एक अल्टीमेटम दिया गया है मिलिशिया को कि इससे पहले अपने तमाम हथियार जब डाल दिए जाए। ये इजराइल के लिए एक और बड़ा धचका है। अच्छा, इसी दरमियान थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान मेजर एस्केलेशन सामने आ रही है। फौजें अब एक दूसरे की टेरिटरी में दाखिल होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वहां पर बड़ी मेजर एस्केलेशन है। वेनेजुएला का पूरा मुल्क जो है वो समझ ले गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार है। पूरे मुल्क में उन्होंने लोगों को वेपन्स दे दिए हैं, तो पूरे मुल्क में ही गोरिल्ला वॉर होगी अगर अमेरिकन फौजें वेनेजुएला के अंदर दाखिल होती हैं। रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि जापान अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि जो इस वक्त तनाज़ा शुरू हो गया है चाइना के साथ, तो उसमें अमेरिका खुलकर जापान की नई प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हो, जापान की नई प्राइम मिनिस्टर के स्टांस के साथ खड़ा हो और पब्लिकली ज्यादा सख्त लैंग्वेज जो है वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल की जाए और जापान के प्राइम मिनिस्टर के हक में जो है वो स्टेटमेंट जारी की जाए। तो वहां पर भी काफी ज्यादा कशीदगी हो रही है। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। रशिया और ईरान की कुछ नई डील्स भी हुई हैं, लेकिन जो यमन से खबर सामने आ रही है, यमन से खबर यह है कि एक नया मुल्क अनाउंस हो सकता है और एक सिविल वॉर भी छिड़ सकती है। सीजोर ऑफ द साउथ यमन बाय यूएई बैक्ड फोर्सेस, द गार्डियन लिख रहा है, कुड लीड टू इंडिपेंडेंस क्लेम। आजादी का दावा वो कर सकते हैं कि हम बिल्कुल एक नया मुल्क जो है वो यहां पर बना रहे हैं। जो एसटीसी ग्रुप्स हैं, जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने ऑल 8 जो गवर्नर्स हैं उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये एक मेजर सेटबैक है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के दूसरे ग्रुप्स हैं और जिनको वो सपोर्ट करता है, तो उनके खिलाफ यानी यूएई बैक्ड ग्रुप्स ने सऊदी अरेबिया को यहां पर सेटबैक हुआ है, द गार्डियन लिख रहा है। और इस वक्त यमन की एयर स्पेस बंद है, यमन की एयर स्पेस इस वक्त बंद हो गई है और सऊदी फोर्सेज जो है एडिशनल ट्रूप्स उनके, वैसे तो यमन में उनकी फौजें ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के पेश नजर उन्होंने एडिशनल फोर्सेज जो है जो हैदरामौत का ये प्रोविंस है इसकी तरफ भेजी हैं और उनके जेट्स भी देखे गए। सऊदी फोर्सेज डिप्लॉयड सिग्निफिकेंटली मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स, यानी फौजें ऑलरेडी मौजूद हैं तो मजीद फौजें उन्होंने पीछे से भेजी हैं, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स शामिल हैं। इनटू डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैदरामौत प्रोविंस के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भेजी गई हैं। सो एसटीसी नाउ कंट्रोल ऑल गवर्नरेट्स दैट हिस्टोरिकली कंप्राइज्ड साउथ यमन, यानी जिसको आप साउथ यमन कहते हैं अब वो सारे का सारा इन ग्रुप्स के पास आ गया है, तो इसको वो एक अलग मुल्क जब डिक्लेयर कर सकते हैं। राइटर्स, यमनी सेपरेटिस्ट रेस्ट कंट्रोल ऑफ एरियाज फ्रॉम सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट। तो ये मामला बहुत डेंजरस इसलिए भी नाज़रीन हो सकता है कि अरब वर्ल्ड जो है, ओआईसी वर्ल्ड, ये मजीद डिवाइड हो जाएगी, खासकर अरब वर्ल्ड जो है वो सूडान के मामले की वजह से पहले भी बहुत डिवाइड है, क्योंकि सूडान में भी यही हो रहा है। एक तरफ के ग्रुप को मिस्र सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया, ये सब एक ही ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और जो यूएई है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर इनकी आपस में मेजर डिवीजन है। तो अब अगर यमन में इस तरह का कोई मामला एस्केलेट होता है और अगर कोई सिविल वॉर की तरफ मामला चला जाता है, प्रॉक्सी वॉर की तरफ चला जाता है, तो फिर अरब वर्ल्ड और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी। और ये यमन में पहली बार इस नौयत का वाकया, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो इससे पहले तो अंसारुल्लाह से लड़ रहे थे, अब इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा मिडिल ईस्ट के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए। और इससे ये होगा, एक तो देखिए यमन का मजीद नुकसान होगा और दूसरा यह कि इजराइल ऐसी ही चीजों का फायदा उठाएगा। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने मिलिशिया को 10 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर मुकम्मल सरेंडर कर दें। यासिर अबू शबाब की मौत के बाद पिछले 24 घंटों में अचानक मिलिशिया ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है और अभी हमास ने 10 दिन का टाइम दिया है कि तमाम के तमाम जब हथियार डाल दिए जाएं। हमास
has given the 10-day grace period for elements of the armed militia to surrender themselves. 10 दिन का ग्रेस पीरियड उन्होंने दिया कि आकर अच्छे तरीके से खुद ही सरेंडर कर दो। तो वहां पर एक सोच ये आगे उनमें बढ़ रही है, जो मिलिशिया और सारा के यासिर अबू शबाब का जो अंजाम हुआ है, हमारा भी यही अंजाम होगा। इजराइल के साथ कोऑपरेशन का नतीजा यह है। अच्छा, चूंकि इसमें यह बात भी नजीर चल रही है कि यासिर अबू शबाब को खुद इजराइल ने मारा है, तो इससे भी उधर मैसेज गया कि गद्दारी, अपने लोगों से गद्दारी करने का अंजाम यह होगा, सबका अंजाम यही होगा। ये सारी मिलिशिया जब हमास से लड़ नहीं सकती है, इजरायली फौज नहीं हमास से लड़ सकी, तो ये क्या लड़ेंगे? अभी हमने आपके सामने जो स्टैट्स रखे 82,000 उनके अपने नंबर्स हैं, तो ये मिलिशिया क्या लड़ेगी? तो ये तो सिर्फ इजराइल का एक पैटर्न है, वो अंदर से बगावत करवाता है ऐसे क्रिमिनल्स को, जब वो गद्दार बनाकर अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है। अच्छा, तो इसे बहुत ज्यादा गजा के डायनामिक्स चेंज होंगे और इजरायली फौज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इजराइल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि ये जो मिलिशिया है ये बहुत सारी जगहों पर डिप्लॉय है, तो वहां से वो सरेंडर करेंगे तो इनकी फौज वहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगी। अच्छा, जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हमास डिसार्म होगी, लेकिन 2 साल के बाद होगी। अच्छा, इजराइल उस पर बिल्कुल तिलमिला उठा और इजराइल का नहीं, हम इसको नहीं मानते, और ये विद इन मंथ्स, 2-3 महीनों के अंदर अंदर हमास डिसार्म हो। इजरायली मीडिया, तल अवीव रिजेक्ट्स अ 2-year डेडलाइन फॉर डिसआर्मिंग हमास एंड इंसिस्ट ऑन जस्ट मंथ। जरा इनकी जिल्लत और शिकस्त का अंदाजा लगाइए, 2 साल से ये हमास को डिसआर्म करने में लगे हुए और नस्ल कुशी वहां पर कर रहे हैं, और अभी थ्रू एग्रीमेंट फिर कह रहे हैं डिसआर्म होना चाहिए। मतलब 2 साल से ये क्या कर रहे थे? हमास को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना, तो अब कह रहे हैं नहीं, हमास को थ्रू एग्रीमेंट जब डिसआर्म किया जाए। तो मीडिएटर्स कह रहे हैं कि ठीक है 2 साल के बाद करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं चंद महीनों। भाई कैसे, मुझे बताइए हमास कैसे डिसआर्म हो जाएगी? ये तो वो प्रपोजल है ना जो जंग से पहले दिया जाता है। उन्होंने नस्ल कुशी बर्दाश्त कर ली है, तो अब इसके बाद वो डिसआर्म होंगे, और किस ट्रस्ट के ऊपर डिसआर्म होंगे, किसके एतबार पर डिसआर्म होंगे कि वो इनको फलस्तीनी जैसा लेकर देगा? तो ये कहारा वो इजराइल है जो इधर उधर टकरे मार रहा है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि हमास की जो 50% से ज्यादा टनल्स है वो इंटैक्ट हैं। इसमें उन्होंने इजरायली और अरब ऑफिशियल को कोट किया है, मोर देन हाफ टनल नेटवर्क इन गाजा ये इंटैक्ट है, बिल्कुल मौजूद है और काम कर रहा है, एंड इज बीइंग यूज्ड टू स्टोर वेपन्स एंड हाइड फाइटर्स। और इसमें वेपन्स भी स्टॉक हो रहे हैं और इसमें फाइटर्स भी मौजूद हैं। हाफ से ज्यादा टनल नेटवर्क, ये है इजरायली फौज की हकीकत, ये है उनकी शिकस्त, जिल्लत हमें शिकस्त। हाफ से ज्यादा टनल्स अभी मौजूद हैं। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि कैसे ये टनल्स के अंदर आप पानी भर रहे हैं, तो शिकस्त है बुनियादी तौर पर। ये तो रीजन की आप कह लें कि वो बुजदली है कि उसने ज्यादा से ज्यादा टाइम इजराइल को दिया, चाहते ना चाहते हुए, और अभी भी दे रहा है इजराइल को टाइम। अगर देखा जाए तो इजराइल हार चुका है। 600 इजरायली ऑफिशियल्स, इन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर है इसको खत लिखा है, और खत लिखकर यह कहा है कि जो बेन गवर जो कुछ वेस्ट बैंक के अंदर कर रहा है, जो वायलेंस ये करवा रहा है, इसका नतीजा जो है वो हमास के पावर और उसके इन्फ्लुएंस में मजीद इजाफे की सूरत में निकलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि दैट इज पुशिंग टुवर्ड अ क्योस, सूरत हाल जो है वो क्योस की तरफ जा रही है, जो बेन गवर जो वायलेंस वहां पर करवा रहा है। जाहिर है उसमें ये खुद डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल है और नेतन्याहू की मर्जी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इसी दरमियान जनाब अली, ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और मॉस्को के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से डील हुई है। नेतन्याहू ने यह कहा ना कि इजराइल जो है वो ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है एआई का, ठीक है ना, वो उसने ये दावा किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कि ईरान और रशिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक नई डील हुई है। अच्छा, जीसीसी और ईरान में भी हल्की फुल्की जो है ना वो चल रही है। अब जैसे जीसीसी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा ये जो आइलैंड्स हैं ये यूएई के हैं, उस पर ईरान की कंडेमनेशन आई, फिर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी की, फिर उनकी जंगी मशकें हुई। अब जीसीसी ने कंडेम कर दिया ईरान को। GCC condemns statements by Iranian officials that affect the Bahrain sovereignty and rights of the UAE। तो ये हल्का फुल्का में चल रहा है मामला। और यूरोपियंस ने ये कहा है कि हम लेबनान की फौज को मजबूत करेंगे ताकि वो इंटरनल सिक्योरिटी को संभाल सके। जब ये बात होती है तो ये भी काइंड ऑफ हिजबुल्लाह ही के खिलाफ इकदाम है, ताकि उनकी आर्मी को ज्यादा पावरफुल किया जाए। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ, ताकि वो ज्यादा इकदाम उठा सके। और मिस्र के सदर और जो लीबिया के हुक्मरान हैं उनका आपस में राब्ता हुआ है और उसमें सूरत हाल डिस्कस की गई है, खासकर सूडान डिस्कस किया गया है, ठीक है। और इसके साथ जब वो सऊदी अरेबिया और कतर में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हाई स्पीड जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान। ये कनेक्टिविटी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से और ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से एक अहम तरीन इकदाम है जो उठाया गया है। इंडोनेशिया के सदर जब पाकिस्तान के दौर पर पहुंचे हुए, बहुत सारे ओआईसी के लीडर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, मिस्र, जॉर्डन, टर्की अभी दौरा करके गए हैं, ईरान के सदर जब वो आए हैं, तो पाकिस्तान जब चुके एक मिडल पावर के तौर पर इस वक्त इमर्ज कर चुका है और ओआईसी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, बाकी मुल्क हैं, और जैसे तुर्की एक एडवांस फैक्ट्री पाकिस्तान में खोल रहा है।
पाकिस्तान एक ऐसी पावर है जिसके पास क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छी इंटेलिजेंस है, जिनके पास एक अच्छी एयरफोर्स है। तो ओआईसी और अरब कंट्रीज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इन तमाम कैपेबिलिटीज की तो बहुत ज्यादा जो बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान पर चाइना का भी बहुत रिलायबल पार्टनर है। तो अब ये बड़े अहम तरीन दौर है और बड़ा गैर मामूली टाइम से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रंप की नई पॉलिसी आई है, ये क्या है असल में नाज़रीन, ये मौजूदा दौर की जो नई रियलिटीज हैं, असल में उस चीज को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया कि अब अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो उस तरह से कायम नहीं रह सकती। अब अमेरिका जो वो हर चीज नहीं मनवा सकता, अमेरिकन इकोनॉमी चाहे तो सबको क्रश नहीं कर सकती, अमेरिकन मिलिट्री जा जाकर इराक अफगानिस्तान की तरह जंगें नहीं लड़ सकती। अभी आप देखिए वेनेजुएला के ऊपर कितनी सैंक्शन लगी हुई है, रशिया के ऊपर उन्होंने मिलिट्री भी इस्तेमाल की, इकोनॉमी भी इस्तेमाल की, इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल की। ये जो है ना वो पूरे वेस्ट की जंग थी, यानी वेस्ट के पास जितना कुछ है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने ब्रेन्स हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी उनके पास ताकत है, वो सारी की सारी उन्होंने लगाई है और रशिया से वो नहीं गिर सके। आगे जंगें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको साइड पर रखते हुए ये जो पॉलिसी आई है, असल में नाज़रीन ये इन रियलिटीज को रिकॉग्नाइज करने का ये इजहार है कि हाँ कि अब अमेरिका के पास वो बालादस्ती, वो सुप्रीमेसी, वो हेजेमनी, वो डोमिनेंस नहीं है। बुनियादी इसका मतलब यह है। बाकी इजराइल क्या करेगा, जंगें होंगी, क्या नहीं होगा, नतीजा इससे हम अखाज कर सकते हैं कि जब उनकी वो बालादस्ती नहीं है, जब उनकी वो सुप्रीमेसी नहीं है, तो वो अपने मकासद में नाकाम होगी। और जो भी इजराइल एडवेंचर करेगा, जापान इस वक्त अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि वो नई प्राइम मिनिस्टर का जो हॉकिश स्टांस है अगेंस्ट चाइना उसमें सपोर्ट करे। टेंशन स्पाइक एज टोक्यो प्रेशर वाशिंगटन टू बैक ताकची, जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अनमिस्टेकनेबल सपोर्ट जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर को दी जाए आफ्टर हर ताइवान कमेंट्स इन्फ्यूरिएट्स बीजिंग। क्योंकि आगाज तो प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट से हुआ है ना, जो ताइवान के हवाले से उन्होंने दी कि हम मिलिटरीली इंटरवीन करेंगे अगर ताइवान पर अटैक होता है। उसके बाद ये सारी एस्केलेशन हुई है। तो अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जापान के एम्बेसडर हैं उन्होंने वाशिंगटन डीसी में बहुत सारी मुलाकातें की हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया कि वो पब्लिकली भी ज्यादा हार्ड स्टांस लें चाइना के खिलाफ और जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हों, वार्निंग दैट कि चाइना का जो अग्रेसिव रिएक्शन है इज क्रिएटिंग अ डेंजरस मोमेंट। ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये किसी डेंजरस मोमेंट की तरफ भी जा सकती है। क्योंकि देखे ना, बात आगे बढ़ रही है, मामला एक स्टेटमेंट पर खत्म नहीं हुआ, मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें चाइना भी अपनी इसलिए गुस्सा दिखा रहा है और चाइना इसलिए रिएक्ट कर रहा है कि चूंकि नई प्राइम मिनिस्टर आई है और फिर एक इंटेंशन है कि ये बार बार इधर मुदाखलत करेंगी, तो एक सबक सिखा दिया जाए और चाइना वहां पर असर्ट करे कि वो क्या चीजें मनवा सकता है। तो एक सबको पता चल जाएगा कि चाइना के पास ये ताकत है। तो इसमें अगर जापान को पीछे हटना पड़ता है तो फिर चाइना की और ज्यादा ताकत वहां पर स्टैब्लिश होगी। तो ये जो उन्होंने महाज खोला है ना जापान ने, तो अब वो इसमें है कि अमेरिका खुलकर हमारे साथ खड़ा हो। अमेरिका जाहिर है कि सपोर्ट तो करता है जापान को, बहुत बड़ा हित दिया, लेकिन इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो टोन है रिगार्डिंग चाइना वो जरा थोड़ी सी डाउन है। सो पब्लिक टोन जो है वो अनयूजुअली क्वाइट। हालांकि अमेरिका तो बड़ा बढ़ चढ़ कर चाइना खिलाफ होता है, लेकिन इस वक्त गैर मामूली तौर पर उनकी टोन जो है वो थोड़ी सी क्वाइट है पब्लिक के अंदर। साइलेंस इज स्टार्टिंग टू फील लाइक अ प्रॉब्लम एज बीजिंग रैम्स अप प्रेशर। उधर वो अमेरिका थोड़ा सा खामोश है और बीजिंग जो है वो प्रेशर बढ़ा रहा है। और वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना का रिस्पॉन्स सामने आया है जो ट्रंप की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें ताइवान का भी जिक्र है। तो चाइना ने कहा कि ताइवान हमारी पहली रेड लाइन है, वी आर स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है ना, ये हमारी पहली रेड लाइन है। ताइवान के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो चाइना का है सिक्योरिटी पॉलिसी को जवाब देते हुए। जनाब अली, द वॉर बिटवीन थाईलैंड और कंबोडिया जो है वो एस्केलेट कर गई है। जो थाई आर्मी है वो कंबोडियन जो टेरिटरी है उसमें दाखिल हुई है। अच्छा, ये डेकेड्स के अंदर बहुत बड़ी एस्केलेशन जो हुई है जिसमें आर्मी दाखिल हुई और उसने टेरिटरी को जब वो सीज किया है। तो पहले बॉर्डर में क्लैशेस होते रहे, फिर एक मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक हुआ, थाईलैंड की बेस पर अटैक हुआ, अब थाईलैंड की आर्मी उधर घुस गई है। सो मोस्ट सीरियस मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन द टू सिंस द क्लैशेस आर डेकेड्स अगो। तो ये यहां भी यानी कि बड़ी एस्केलेशन हो गई है, सूरत हाल आगे बढ़ रही है। एक और राउंड जब वो लग रहा है कि होगा, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो। अच्छा, ये दोनों ऐसे मुल्क है जिनको ये जंगें सूट करती नहीं, वैसे किसी को भी सूट नहीं करती। थाईलैंड मतलब एक टूरिस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आ रहे हैं, इसी पर उनकी इकोनॉमी चल रही है। भाई तुम्हें क्या मसला है जंगों की तरफ जाने का। और कंबोडिया भी तो कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ा उनका वो, तो उनको भी किसी सूरत जंग सूट नहीं करती है इन मुल्कों को बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप देखें तो दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया रीजन ही वो है जो जहां पर बड़ी जंगें नहीं है, कोई बहुत बड़ा मतलब ठीक है उनके मामला चल रहे हैं, बाकी तो हर तरफ जंगें हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो वो थोड़ा सा सुकून में है बाकी दुनिया की निस्बत।
तो वहां पर जंग वो छेड़कर बैठ जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। और थाईलैंड और कंबोडिया जैसे मुल्क इनको बिल्कुल सूट नहीं करती जंगे। मुल्क है, चल रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमी है, चल रही है, बिला वजह की जंगें छेड़कर बैठ गए। तो उधर जो है वो वेनेजुएला भरपूर उसकी तैयारी है। वेनेजुएला मिलिट्री ग्रोज अंडर यूएस प्रेशर। अब वो पूरे मुल्क को उन्होंने गरिल्ला बैटलफील्ड जब बना दिया है, तकरीबन 8 मिलियन जो लोग हैं उनको वेपन्स दिए गए हैं। टर्न द इंटायर होमलैंड इनटू अ गोरिल्ला बैटलफील्ड, फाइट अंडरग्राउंड, ऑन द सरफेस, इन द माउंटेन्स एंड इन द सिटीज। हर जगह लड़ेंगे, हर जगह जब सामना करेंगे, पहाड़ों में, अंडरग्राउंड, सुरंगों में, यानी कि शहरों में। तो अच्छा, ये बात बड़ी डेंजरस भी साबित हो सकती है वो इस लिहाज से कि अगर यहां पर खाना जंगी की तरफ पुश किया जाता है तो देखिए सबके पास हथियार तो हैं, यही होता है ना, आपस में ही तो लड़ रहे होते हैं। तो ये एक तनाजुर में तो बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर अमेरिका यहां पर किसी सिविल वॉर की तरफ पुश करता है तो ये बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि सबके पास हथियार है। बहरहाल, तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका इस वक्त अभी भी हेजिटेट है एक फुल स्केल इन्वेजन से। क्यों? क्योंकि पूरे लैटिन अमेरिका में फिर एक बहुत बड़ी आग फैल जाएगी, बहुत बड़ा गुस्सा फैल जाएगा अमेरिका के खिलाफ, एक बहुत ज्यादा सेंटिमेंट चले जाएंगे। तो अमेरिका इस बात से बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा है। तो लेकिन देखते हैं कि वहां पर सूरत हाल क्या होगी। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया। हम राज लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।